तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस त्रिराज्य अभयारण्य, त्रिराज्य अभयारण्य का मतलब एक ऐसा अभयारण्य जो क्या है 3 राज्यों में जिसका विस्तार है, पर्यावरण संवेदनशील यानी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपको राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। इसे क्या किया गया, देखो यहाँ पर है 2 मार्च 2020 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। ठीक है, आपको ये डेट याद रखनी है, डेट का इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को क्या किया गया, ESZ यानी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन कौन से इसमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं, तो ये फेमस है गंगा डॉल्फिन, और गंभीर रूप से जो लुप्त प्राय है यानी क्रिटिकल इन जो सीरीज है उसमें घड़ियाल पाए जाते हैं, लुप्त प्राय घड़ियाल जो लगभग यहाँ है समाप्त होने की कगार पे हैं। तो इसमें जो 75% घड़ियाल हैं वो आपको इसी अभयारण्य में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 कि हाल ही में सुर्खियों में रही मोबाइल एप्लीकेशन हमसफर किस सेवा से जुड़ी हुई है। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम दिया है जिसका नाम क्या है, हमसफर। आपको बताना है कि ये किस सेवा से जुड़ी है, तो ये जुड़ी है ईंधन की डोर स्टेप डिलीवरी से। इसमें क्या है कि जो श्रम मंत्री हैं आपके संतोष गंगवार ने हाल ही में हमसफर नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस ऐप का जो उद्देश्य है वो आपका NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हाउसिंग सोसाइटियों में आपको क्या करना पड़ेगा, यानी होटलों हैं, इसके अलावा अस्पतालों के दरवाजों पर ईंधन की डिलीवरी करना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और चैनल को अभी तक फिर से एक बार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 आपका कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सेवानिवृत्ति के बाद अपने कर्मचारियों को सेवा विस्तार देने की नीति को समाप्त कर दिया। देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई भी राज्य सेवा में जो कर्मचारी लगे हुए हैं और वो अगर रिटायर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद उनको जो सेवा विस्तार देने की जो नीति थी उसको समाप्त किसने किया, उसको समाप्त किया है पंजाब ने हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है आपका कि मो सरकार जो है ये किस राज्य सरकार की सेवा पहल है, तो ये है उड़ीसा की। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वहाँ हम उन पर चर्चा जरूर करेंगे, और जहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है तो उसको हम सिर्फ उसका आंसर देखेंगे। अगला क्वेश्चन 5 है आपका, बेंजामिन नेतान्याहू ये क्या है कि जो हाल ही में सुर्खियों में थे किस देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हाल ही में क्या हुआ, इजराइल के अंदर जो आम चुनाव है वो संपन्न हुए जिसमें बेंजामिन नेतान्याहू जो है उनकी जीत हुई। तो ये क्या है, बेंजामिन नेतान्याहू जो हैं वो इजराइल के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। राइट, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू को हाल ही में देश में हुए आम चुनाव में जीत का दावा किया गया। यह इजराइल में 1 साल से भी कम समय में तीसरा चुनाव है और जिसमें क्या हुआ, बेंजामिन नेतान्याहू जो है वो जीत हासिल की है। तो इजराइल के ये क्या है, प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 6 कि हाल ही में गर्भवती महिलाओं, किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई। देखो इस क्वेश्चन की चर्चा हमने प्रीवियस वीडियो में भी की थी, वहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में की थी। तो इसके लिए जो अभियान शुरू किया है सुपोषित माँ अभियान है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, हाल ही में जो लोकसभा अध्यक्ष, जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला ने हाल ही में सुपोषित माँ अभियान जो है वो लॉन्च किया। ये कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो राजस्थान के कोटा में, और ये वहाँ से जो स्पीकर हैं यानी ओम बिरला जी, ये वहाँ से क्या है, संसदीय क्षेत्र से ये चुने गए हैं। तो इनको लॉन्च किसने किया, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, किसने, ओम बिरला ने। और इस जब लॉन्चिंग के दौरान यहाँ पे स्मृति ईरानी जो थी वो भी उपस्थित थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रक्षा और सामरिक अध्ययन विभाग में प्रस्तावित चेयर ऑफ एक्सीलेंस का नाम किस भारतीय एयर चीफ मार्शल के नाम पर रखा गया। यहाँ पर एक रक्षा सामरिक अध्ययन विभाग ने प्रस्तावित जो चेयर ऑफ एक्सीलेंस का नाम है वो किस एयर चीफ मार्शल जो होता है वो वायुसेना के अध्यक्ष होते हैं, उनको एयर चीफ मार्शल बोला जाता है कि उनके नाम पे रखा गया। तो ये कौन थे, अर्जन सिंह। ये भारतीय वायुसेना एवं सावित्री फुआई फूले पुणे विश्वविद्यालय ने हाल ही में क्या किया गया, रक्षा और सामरिक अध्ययन विभाग में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए ज्ञापन समझौते पर क्या किया, हस्ताक्षर किया।
नेक्स्ट है विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व भर में जो शून्य भेदभाव दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। इस दिवस में क्या किया जाता है, महिलाओं और लड़कियों, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, महिलाओं और लड़कियों के द्वारा भेदभाव और असमानता को चुनौती देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है जो शून्य भेदभाव दिवस है वो किस लिए मनाया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है इसका, महिला सशक्तिकरण यानी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और साथ ही साथ उनको क्या करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का विजेता कौन सा विश्वविद्यालय रहा। तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थे उसका विजेता रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रथम खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन किया गया था। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आयोजन कहाँ हुआ, आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो इस खेलों का आयोजन जो है वो का भुवनेश्वर में 21 फरवरी से 1 मार्च 2020 को किया गया था, राइट। और कौन जीता था इसमें, पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, चापचरकुट, जो आपका ये चापचरकुट है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोकप्रिय त्योहार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका, मिजोरम, यानी मिजोरम का जो है वो चापचरकुट जो है वो क्या है, लोकप्रिय त्योहार है। इसमें क्या किया था, यह त्योहार बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी IASST के अध्ययन के अनुसार इंडोफाइटिक एक्टिनोबैक्टीरिया किस पौधे में रासायनिक इनपुट को कम कर सकता है। तो इसका आंसर होगा चाय, राइट आंसर इसका क्या होगा, चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिपाशा चक्रवर्ती को हाल ही में किस कंपनी की भारतीय शाखा के संचार निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो जो बिपाशा चक्रवर्ती हैं इनको भारतीय शाखा के संचार निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, किसने किया, फेसबुक ने। और ये क्या थी, सिस्को की पूर्व कार्यकारी एवं बिपाशा चक्रवर्ती को हाल ही में फेसबुक इंडिया के नए संचार प्रमुख के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया। बिपाशा चक्रवर्ती जो है भारत में फेसबुक इंडिया के संचार निदेशक के रूप में कारपोरेट संचार एवं जनसंपर्क का क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगी। और वह देश में फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के लिए संचार कार्य को संभालेंगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने नियुक्त किया, तो फेसबुक ने। हो सकता है इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए कि हाल ही में किसे फेसबुक की भारतीय शाखा के संचार निदेशक के रूप में चुना गया, तो आंसर क्या होगा, बिपाशा चक्रवर्ती, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विदेशी अंशदान प्राप्त किसी संगठन के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के संदर्भ में FCRA का क्या मतलब है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। FCRA मतलब होता है आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, जो NGO हैं तो उनको क्या किया जाता है, तो विदेशी जो फंडिंग होती है उस पर क्या है, नियम कानून बनाए गए हैं उसके तहत। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, हाल ही में स्पष्ट किया कि बंद और हड़ताल जैसे विरोध के वैध तरीकों के सार्वजनिक कारणों का समर्थन करने वाले संगठन को विदेशी धन प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर क्या किया जाता है, अभी सरकार क्या करती थी, जो NGO हैं, विभिन्न प्रकार के संगठन हैं जो विभिन्न बंद करते हैं, हड़ताल कर देते हैं, तो उनमें क्या होता है, फंडिंग जो होती है उस पर सरकार ने रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या किया, उन पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो उद्देश्य है आप सभी को राइट इन्फॉर्मेशन देना, ताकि आपके सिलेक्शन में कहीं भी किसी तरीके से कोई भी कमी ना रहे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें अपने दोस्तों से और भाई बंधु जो भी हैं तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस पे वीडियो जो है वो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे और आप जैसे सजेशन देंगे मुझसे और ज़्यादा इसमें क्या करेंगे, इंप्लीमेंट्स करेंगे, सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है कि हाल ही में किस राज्य में I am also डिजिटल
नामक एक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल, यानी केरल ने हाल ही में आई एम ऑल्सो डिजिटल नामक डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान केरल साक्षरता मिशन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत केरल राज्य आईआईटी मिशन द्वारा शुरू किया गया। देखो इंपॉर्टेंट चीज है कि किसके द्वारा शुरू किया गया, तो आपको याद होना चाहिए कि केरल साक्षरता मिशन जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत क्या किया गया, केरल राज्य के आईटी मिशन द्वारा ये क्या किया गया, शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15। इस क्वेश्चन में बात की गई कि हाल ही में पुनर्निर्मित पशु परिवहन स्मारक का उद्घाटन भारतीय सेना ने किस शहर में किया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बंगलुरु। इसमें क्या किया गया कि इस पशु स्मारक की 2 दीवारों द्वारा विस्तारित किया गया। इसमें क्या है कि जो भारतीय सेना ने जानवरों द्वारा निभाई गई भूमिका को उजागर करते हैं, और इस दौरान प्रतिवर्ष 26 सितंबर को क्या किया था, पशु परिवहन स्मरण दिवस यानी एनिमल ट्रांसपोर्ट रिमेम्बरेंस डे को के रूप में हम क्या करते हैं, मनाने की घोषणा की गई। अब 26 सितंबर को क्या किया जाएगा, परिवहन यानी पशु परिवहन स्मरण दिवस जो है वो मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 जो है, इसमें क्या किया गया, 16 क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एडवेंचर्स ऑफ डेयर डेविल्स डेमोक्रेट किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तक पे बात की, क्योंकि कई बार एग्जाम में पुस्तक और किस पे बेस्ड वो बुक है ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर पुस्तक का नाम है एडवेंचर्स ऑफ ए डेयर डेविल डेमोक्रेट है। ये किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बीजू पटनायक। हाल ही में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के जीवन और कार्यों पर पहली कॉमिक बुक जारी की गई। इस वर्ष जो बीजू पटनायक की 104वीं जयंती क्या है, मनाई जाएगी, और उड़ीसा में उनके जन्मदिन पर 5 मार्च को पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाए कि बीजू पटनायक की हो सकता है कि कौन सी जयंती थी, तो 104वीं थी, और उड़ीसा में जो 5 मार्च है उसको क्या मनाया जाएगा, पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहा गया कि हाल ही में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी SFIO के लिए एक जांच पुस्तिका तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर है इंजेती श्रीनिवास। अब ये क्या है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी जब कोई बहुत ज़्यादा कोई फ्रॉड करता है तो उसमें क्या किया जाएगा, इसके लिए एक ऑफिस के लिए जांच पुस्तिका तैयार की, जिसमें जांच पुस्तिका तैयार करने के लिए 12 सदस्यीय क्या की उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया। तो इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं इंजेती श्रीनिवास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, अवनी चतुर्वेदी जो हैं, अवनी चतुर्वेदी भावना कंठ मोहना सिंह जीतरवाल, जिन्हें हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार जो है वो मिला, किस व्यवसाय से जुड़ी हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हैं आपकी फाइटर पायलट। देखिए ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उस पर क्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर, ये तीनों नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, कौन, मोहना जीतरवाल, अवनी चतुर्वेदी और भावना कंठ को नारी शक्ति पुरस्कार के नाम से क्या किया, इनको सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 देखते हैं। इस 19 क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया अधिसूचना के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों यानी UCB के लिए एकल उधारकर्ता को ऋण देने की सीमा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है आपका 15%। और 15% यहाँ पे क्या किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों की एक्सपोजर सीमा को संशोधित किया और पहले RBI ने अपने पूंजीगत फंड को 15% एकल उधारकर्ता को और 40% उधारकर्ताओं के समूह को देने की अनुमति दी थी। अब यहाँ पर क्या किया गया, इस सीमा को 25% तक संशोधित कर दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया अधिसूचना के अनुसार
शहरी सहकारी बैंकों के लिए यूसीबी के लिए एकल उधारकर्ता ऋण देने की सीमा कितनी है? तो इसका आंसर होगा आपका 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20, सरकार के किस अधिनियम के तहत फेस मास्क हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया गया? तो वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इसका डिटेल की बात करें तो केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की कि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून 2020 तक क्या किया गया? फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में क्या कर दिया? घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी और एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनियों द्वारा फर्स्ट एएस कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। तो आपको ये बताना है कि ये फर्स्ट नहीं, यहाँ पे INDAS का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो इस INDAS का जो पूर्ण स्वरूप है वो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी भारतीय लेखा मानक। अब इसका यहाँ पर क्या, तो रिजर्व बैंक है ना गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFC के लिए क्या किया? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां यानी ARC द्वारा भारतीय लेखा मानकों के लिए क्या किया गया कि कार्यान्वयन के लिए विनियामक दिशा निर्देश जो है वो जारी किए। विनियामक मतलब होता है अथॉरिटी दी, उनके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए। तो वो किसके द्वारा किए गए? आपके भारतीय लेखा मानक। और इसका आपको अगर पूछा जाए कि INDAS क्या है तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की अगर हम बात करें तो 22 क्वेश्चन है ग्रीन हाईवेज प्रोजेक्ट। देखो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है ग्रीन हाईवे जो प्रोजेक्ट है आपका कुल लागत का कितना प्रतिशत राजमार्ग रोपण और उसके रख रखाव के लिए क्या किया जाए? खर्च किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका 1%। कैबिनेट ने हाल ही में 7,660 करोड़ रुपए की लागत से 780 किलोमीटर लंबी ग्रीन नेशनल हाईवे परियोजना के निर्माण को क्या की? मंजूरी दी। अब इसमें इंपॉर्टेंट भी देखो, एक तो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 7,660 करोड़ की लागत और कहाँ 780 किलोमीटर लंबी जो है ग्रीन नेशनल हाईवे परियोजना है। किन किन राज्यों में? ये 4 राज्यों में जाएगी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के अपग्रेडेशन के लिए क्या किया गया? शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आपका है गंगा आमंत्रण अभियान कार्यक्रम किस संस्था द्वारा क्या किया गया? संचालित किया जाता है? तो अगर हम बात की जाए गंगा आमंत्रण अभियान कार्यक्रम तो ये जो जारी किया जाता, संचालित किया जाता राष्ट्रीय मिशन स्वच्छ गंगा के द्वारा। इसके तहत क्या है कि देवप्रयाग यानी जो उत्तराखंड है उसमें क्या किया जाता है? गंगा सागर है पश्चिम बंगाल यानी देवप्रयाग से गंगा सागर तक ओपन वाटर राफ्टिंग कार्यक्रम का क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है आपका, थोड़ा देखो स्पीड से हमें कवर करना पड़ेगा, काफी क्वेश्चन हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 24 कि चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी कहाँ पे दिया जाता है? जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है वो आपको दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। चमेली देवी जैन पुरस्कार का एक वार्षिक पुरस्कार है जो 1981 में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप से अगर पूछा जाए कब शुरुआत हुई, ये भी याद रखना कब से दिया? 1981 से। और इस वर्ष जो दिया गया है ये दिया गया था वायर की जो पत्रकार हैं आरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहन नामक एक स्वतंत्र पत्रकार को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। कौन? चमेली देवी जैन पुरस्कार के लिए। अब अगर चमेली देवी की बात की जाए, चमेली देवी जैन जो थी एक महान स्वतंत्रता सेनानी और सामुदायिक सुधारक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एक अध्यादेश पारित किया जिसके द्वारा दंगाइयों से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी? देखो अभी हाल ही में क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा विरोध चला था और उस दौरान यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में कई बसें वगैरह फूंक दी गई थी। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने, तो उन्होंने क्या किया था कैबिनेट में अध्यादेश
जारी किया था, तो उसके तहत क्या किया कि 16 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को जो नुकसान की वसूली के लिए अध्यादेश 2020 पारित किया। इस अध्यादेश का उद्देश्य था हिंसक कृत्यों से निपटना। तो इस पे कई लोगों, जिन लोग हिंसा में शामिल पाए गए, तो उनसे जो भी संपत्ति थी उसका क्या किया गया, उनसे भुगतान करवाया गया, उन पे क्या किया, दंड स्वरूप उन पे वो राशि लगाई गई। तो ये उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य बन गया जो क्या किया गया था, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की भरपाई करने के लिए अध्यादेश जारी करने वाला राज्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, यहाँ पर गलती से लिख गया है 4, बट कोई नहीं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस पर हमने चर्चा भी की। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, यहाँ पर किसकी बात की गई कि विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए 2021 से लागू होने वाली नई भर्ती प्रणाली के संदर्भ में सीईटी का क्या मतलब है। देखो सीईटी मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी सामान्य पात्रता परीक्षा। अब अगर इसके बारे में, सीईटी के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर एनआरए और सीईटी के नाम से आपको एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, जो हमने ज़्यादा टाइम की नहीं, 20-25 मिनट की वीडियो, जिसमें हमने पूरा का पूरा एनआरए के बारे में बताया है। तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। क्या है इसका उद्देश्य बता देते हैं। तो ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि रेलवे, बैंक और केंद्र सरकार की नौकरियों के जो निचले स्तरों के आवेदक हैं, इसके अलावा इसमें आईबीपीएस वगैरह जो सब, इसमें 2021 से एक सीईटी आयोजित की जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है सीईटी, कैसे होगा, इसके बारे में आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पुत्सरी रामचंद्रन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस भाषा के कवि और विद्वान थे। यहाँ पर बात किसकी, देखो नाम याद रखना, पुत्सरी रामचंद्रन, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये किस भाषा के कवि थे, तो ये थे मलयालम, और इनका निधन जो हुआ वो 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। उन्होंने 2013 में केंद्र सरकार द्वारा मलयालम को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए क्या किया गया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नाम है इनका। और अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी हम चर्चा प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, फिर भी एक बार समझ लेते हैं क्या करा। विश्व क्षय दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे 2020 की थीम क्या है, तो इस पर हमने चर्चा की है। इसकी थीम जो थी इस बार इट्स टाइम, और इस पर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कवर किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा। विश्व क्षय दिवस को पूरे विश्व में 24 मार्च को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को इस बीमारी के विषय में जागरूक करना और क्षय रोग की रोकथाम के लिए क्या करना, उचित कदम उठाना। यानी जो टीबी रोग है उसको किस आधार पे क्या किया जा सकता है, रोकथाम की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, बट कोई नहीं, आप क्वेश्चन देखिए कि क्लारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाट जो कोविड-19 को स्वयं जांचने में मदद करता है, किस देश ने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है अमेरिका ने, और यह वर्तमान में केवल CDC वेबसाइट पर अमेरिका में ही उपलब्ध है। यह बाट बीमारी के बारे में जानकारी प्रदान करता है और घर पर बीमारी को संभालने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। देखो 2024 में जो ग्रीष्मकालीन आपके समर ओलंपिक होने वाले हैं, वो उनका आयोजन कहाँ किया जाएगा, पेरिस में किया जाएगा। और पेरिस जो है वो कहाँ है, फ्रांस का शहर है, और फ्रांस की राजधानी भी है पेरिस में। तो पेरू में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र के दौरान पेरिस को 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के मेजबान के रूप में चुना गया। देखो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने क्या किया, पेरू में ये जब फैसला लिया था कि 2024 में जो समर ओलंपिक हैं वो कहाँ होंगे, पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। 2028 में खेलों की मेजबानी के लिए क्या किया गया, लॉस एंजल्स का चयन किया जाएगा। ये लॉस एंजल्स कहाँ है, अमेरिका का शहर है। वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी के बीच 2020 में टोक्यो ओलंपिक को स्थगित कर दिया गया। 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे उनको क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है समीर अग्रवाल को किस कंपनी की भारतीय शाखा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया। तो किसके नियुक्त किए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, वॉलमार्ट। समीर अग्रवाल को CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया। वह
क्रिस अय्यर की जगह लेंगे। इससे पहले जो वालमार्ट के सीईओ थे वो कौन थे? क्रिस अय्यर थे। समीर 2018 में वालमार्ट के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे। उन्हें जनवरी 2020 में डिप्टी सीईओ बनाया गया था। अब ये क्या बन जाएंगे? सीईओ बन जाएंगे, प्रमोशन हो गया इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि G20 नेताओं ने आपातकालीन वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? जो G20 है, ग्रुप ऑफ 20 डेवलप्ड कंट्रीज का जो ग्रुप है, जो दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं 20, उनका ग्रुप है, जिसमें ये कहा गया जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ है, इमरजेंसी वर्चुअल शिखर सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसकी अध्यक्षता की जाएगी सऊदी अरब के द्वारा। सऊदी अरब के शासक सलमान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस पर G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कब होगा? 26 मार्च 2020 को किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या लेंगे? हिस्सा लेंगे, और भारत भी G20 का क्या है? सदस्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए क्योंकि भारत इसका क्या है? मेंबर है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोरोना वायरस पर गलत सूचना का प्रचार और प्रसार जो है रोकने के लिए MyGov कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की? तो ये कहां पर शुरुआत की थी? व्हाट्सएप पे। तो कोरोना वायरस पर गलत सूचना और फर्जी समाचारों के प्रसार के लिए अंकुश लगाने के लिए कोविड-19 के बारे में नागरिकों में दहशत को कम करने के लिए भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी व्हाट्सएप पर एक आधिकारिक चैट बॉक्स लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, और 32 क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अपडेटेड मैनुअल DPP 2020 का अनावरण किया। DPP का फुल फॉर्म क्या है? स्वरूप क्या है? पूर्ण स्वरूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस प्रोसीजरमेंट प्रोसीजर। सॉरी, यहाँ पे है रक्षा खरीद प्रक्रिया यानी डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया? एक अपडेटेड मैनुअल DPP 2020 रक्षा खरीद प्रक्रिया का अनावरण किया। इसमें क्या है? 18 वर्षों में इस पुस्तिका के अनुसार रक्षा पूंजी बजट से हथियारों और उपकरणों की खरीद को क्या किया जाएगा? नियंत्रित किया गया है। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, देखो 2020 में हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, तो जिसमें ये 2020 में सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया फिनलैंड को। तो 20 मार्च 2020 को ये जारी की गई। मार्च में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में खुशहाल विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अंदर क्या किया गया? जो फिनलैंड है वो पहला स्थान हासिल किया, और भारत जो है 144वें स्थान पर है। इसमें कुल देश थे 156, यानी 156 देशों में भारत कहाँ पे है? 144वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में सुर्खियों में रहे सत्य रूप सिद्धांत किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? देखिए, सत्य रूप सिद्धांत का नाम यह किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये कौन थे? पर्वतारोहण से थे। भारतीय पर्वतारोही सत्य रूप सिद्धांत का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया है। देखो यहाँ पे हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो इसमें क्या है कि उन्होंने विश्व के 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया है। सत्यरूप सिद्धांत ने जनवरी 2019 में दुनिया के 7 महाद्वीपों के सभी सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने का क्या किया? रिकॉर्ड हासिल किया। देखो, तो इम्पोर्टेंट नाम है ये सत्यरूप सिद्धांत है, जिन्होंने क्या किया? पर्वतारोहण से संबंधित अगर पूछा जाए क्या किया है? दुनिया के जितने भी जो आपके विश्व के 7 महाद्वीप हैं, इन 7 महाद्वीपों में जो ऊंची ऊंची चोटियां उन पर चढ़ने का इन्होंने क्या किया? रिकॉर्ड हासिल किया। तो इन्हें कहाँ का नाम रखा? नाम इनका दर्ज किया गया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। जो 35 क्वेश्चन है कि आदिवासी लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ, जिसे ट्राइफेड के नाम से जाना जाता है, द्वारा शुरू की गई एक पहल का नाम क्या है?
तो ये जो पहल है वो याद रखना, ट्राइफेड जो है ये क्या है, जो भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ है, जो जनजातियों के संरक्षण के लिए, उनके व्यापार के लिए, उद्यमशीलता के लिए विभिन्न तरह तरह के क्या करते हैं, योजनाओं को लॉन्च करते हैं। तो कौन सी पहल की शुरू की, टेक फॉर ट्राइबल्स। तो ये ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड ने आदिवासी लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के साथ मिलकर क्या किया, टेक फॉर ट्राइबल्स नामक एक पहल शुरू की। तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना कि ट्राइफेड द्वारा कौन सी पहल शुरू की, टेक फॉर ट्राइबल्स। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस महामारी के चलते क्या किया, संक्रमित उच्च जोखिम वाले मामलों के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा किस दवा की सिफारिश की गई। तो ये दवा इंपॉर्टेंट नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी कोरोना वायरस के दौरान, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया था। इस टास्क फोर्स ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के उपयोग की सिफारिश की थी। हालांकि बाद में भारत सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हिलेल फुरस्टेनबर्ग तथा ग्रेरी मार्गुलिस ने हाल ही में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो पुरस्कार जीता वो एबेल पुरस्कार जीता। ये मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा पुरस्कार है, इससे बड़ा कोई भी पुरस्कार नहीं है। ये इजराइल के हिलेल फुरस्टेनबर्ग तथा रूस अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस को क्या किया गया, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार का विजेता चुना गया। अब एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में क्या है, सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। अभी हमने बताया भी था हालांकि आपको कि यह क्या है, गणित के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। एबेल पुरस्कार अगर पूछा जाए तो किसको मिला, इजराइल के हिलेल फुरस्टेनबर्ग को और रूस अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी मैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन में IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 जीता। तो ये किसने जीता, जोया अख्तर ने। और जोया अख्तर ने क्या किया कि जो बॉलीवुड फिल्म अभिनेता जोया अख्तर ने हाल ही में मुंबई में आयोजित एशिया के सबसे बड़े फिल्म पर्यटन इवेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एशिया के सबसे बड़े फिल्म इवेंट जिसमें 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन में उन्होंने क्या किया, आपको उन्हें यानी टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 उन्होंने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी प्रणाली जो है PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, इसके तहत क्या किया, योजना के देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किस संगठन द्वारा खाद्यान्न प्रदान किया गया। तो ये किया गया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम द्वारा। कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत सरकार ने क्या किया, हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन की दुकानें, जो राशन की दुकानें होती है ना, उसके द्वारा क्या किया गया, जो राशन वितरण किया गया तो वो किसके द्वारा किया गया था, यानी इसकी व्यवस्था किसने करी, FCI ने, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय बैंक ने भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए 2020-21 के लिए अपने वार्षिक लाभ का 0.25% प्रदान करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट किए जा चुके हैं। आप चाहते हैं कि ऑफलाइन अगर जनरल स्टडी की प्रिपरेशन, दिल्ली पुलिस के जो भी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो GS की क्लास लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दें, वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। तो जो भी गाजियाबाद क्षेत्र के आसपास के अगर चैनल से जुड़े हुए लोग हैं तो वो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी ऑनलाइन क्लास दी जा रही है। तो यहाँ पे क्या है कि देश के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की कि वह वंचित वर्ग इन लोगों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए वार्षिक लाभ का 0.25 जो है वो प्रतिशत क्या करेगा, प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है आपका, किस भारतीय सुरक्षा बल ने कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते नामक पहल जारी की। देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखो कोरोना वायरस मैं बता तो तरह तरह के जो पहल हैं वो जारी की, उनको आपको याद रखना पड़ेगा, कौन से ऐप हैं वो याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कोविड-19 से लड़ने के लिए भारतीय जो सेना है उसने
ऑपरेशन नमस्ते नामक पहल लॉन्च की थी। अब सेना के प्रमुख जनरल एम नरवणे ने क्या किया, नरवणे ने, कई बार नरवाने भी लिख के आता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, हाल ही में कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते जो है वो क्या किया, लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 है, हाल ही में ए रामचंद्रन का निधन हुआ, वे किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो वो क्या थे, वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे। तो ये कह रहा है ये कौन थे, मत्स्य एवं महासागर अध्ययन के क्षेत्र में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर ए रामचंद्रन का केरल में निधन हुआ। वह केरल मत्स्य महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय यानी KUFOS के कुलपति के रूप में क्या थे, सेवारत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किस राज्य ने टीम 11 नामक अंतर विभागीय समितियों का गठन किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की स्थापना की, जिसमें कोरोना वायरस से फैलने से रोकने के लिए नौकरशाहों के नेतृत्व वाली अंतर विभागीय समितियां का क्या हुई, शामिल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए किस राज्य ने टीम 11 का समिति का गठन किया, तो वो कौन है, उत्तर प्रदेश। या पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए किस समिति का गठन किया गया, तो टीम 11।